हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और इससे पहले मैंने जो आपको क्लास फर्स्ट ईयर की 11th की जो फिजिक्स पढ़ाई थी, वहाँ वो चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति, उसका बेसिक स्टार्ट हुआ था। और कुछ दिनों से कुछ काम में व्यस्त था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम पढ़ेंगे, जितना पढ़े थे उसके आगे से आज हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास में जो बात हुई थी वो दूरी तथा विस्थापन तक हुआ था। उसके आगे से आज हम बात करेंगे, और आज जब बात करेंगे हम, वो है चाल मतलब स्पीड एंड वेग मतलब वेलोसिटी। चाल, स्पीड एंड वेलोसिटी। आप चाल के बारे में पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, छोटी क्लासों से भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि चाल जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा और इसमें भी पढ़े। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें ज़्यादा डिटेल जानने की भी ज़रूरत नहीं हो, ना ज़्यादा डिटेल है। ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, क्योंकि आपको पता है कि दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में परिमाण से पता होता है और जो उसकी दिशा है उसका पता नहीं होता, इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। तो जब दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगा। अगर आप यहाँ में आप ये कह सकते हैं कि अगर समय को टी मान लिया जाए, अगर इसकी परिभाषा देना चाहे तो समय को, यदि समय को एक मान लिया जाए, इकाई, यदि समय को एक मान लिया जाए, टी बराबर एक, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये बात हो गई। परिभाषा आप यहाँ से दे सकते हैं, यह एक अदिश राशि है। बाकी आप क्या बोलते हैं, दूरी के बारे में तो पिछले क्लास में आप पढ़ ही चुके हैं पूरा डिटेल। अब बात करते हैं वेग। वेग क्या होता है? वेग असल में, वेग को हम क्या बोलते हैं? तो वेग होता है, जैसे ये चाल बराबर दूरी बटे समय, इस तरह से वेग बराबर जो होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। एक मिनट, सॉरी। देखिए आगे, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो अब यहाँ पे समय को यानी टी को एक इकाई मान लिया जाए, तो यहाँ भी परिभाषा दे सकते हैं कि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। बाकी आप विस्थापन के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं कि विस्थापन एक न्यूनतम दूरी होती है। दूरी क्या होती है? पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये पूरी डिटेल आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछला क्लास देख सकते हैं, जो वीडियो आप फर्स्ट ईयर की वो देख सकते हैं, उसमें पूरे डिटेल में समझाया गया। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस विस्थापन है, टी समय है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो वेग को आप अगर लिखना चाहें तो विस्थापन, इसको उस अवकलन मेथड से, अवकलन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू जो होता है वो डी एस अपॉन डी टी। मतलब क्या बोलेंगे कि समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करने पर वेग प्राप्त होता है। ये डी अपॉन डी टी का मतलब, डी अपॉन डी टी का मतलब समय के सापेक्ष, बटे में टी है मतलब समय के सापेक्ष अवकलन। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि डी अपॉन डी टी मतलब अवकलन, समय के सापेक्ष अवकलन। इस ये उसका आप समझ लीजिए सिंबल होता है अवकलन का। डी अपॉन डी टी मतलब समय के सापेक्ष अवकलन। सपोज यहाँ टी की जगह एक्स लिख दे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, वाई लिख दे, वाई के सापेक्ष अवकलन। तो ये प्रदर्शित करता है कि अवकलन करना है। तो डी बाई डी टी ये बता रहा है कि हमको अवकलन करना है, और जो एस लगा हुआ है मतलब एस मतलब विस्थापन।
विस्थापन का समय के सापेक्ष हमको अवकलन करना है तो हमको वेग प्राप्त हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस मेथड से आपके एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें, जो दूरी वेग होता है ये एक सदिश राशि है। वेग सदिश राशि क्यों सदिश राशि है? क्योंकि आपको पता है कि विस्थापन सदिश राशि है। पिछले क्लास में विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी जैसे मैंने बताया था ये कि ये यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है, इसका रास्ता इस टाइप से है, तो यहाँ से जब आएंगे तो दूरी तय किया आपने, जो उसमें दिशा का कंफर्म नहीं, पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए। लेकिन अगर आपने न्यूनतम दूरी तय की, सपोज यहाँ से उठे सीधे यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे दिशा भी क्लियर है। मतलब यही जो डायरेक्ट आए ये विस्थापन है और जो मुड़ते हुए आए ये दूरी है। दूरी कुल लंबाई को बोलते हैं, विस्थापन न्यूनतम लंबाई को बोलते हैं। तो यहाँ पे परिमाण के साथ साथ मान लीजिए 3 किलोमीटर की दूरी तय की, समय विस्थापन तय किया और दिशा भी क्लियर है कि एकदम स्ट्रेट उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर तय किया, तो वो विस्थापन हो जाता है। तो विस्थापन चूंकि सदिश राशि है तो वेग भी आपका क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगी। क्लियर है? तो ये चाल और वेग में डिफरेंस हो गया। ये एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है कि चाल और वेग में अंतर बताइए, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फार्मूले से रिलेटेड चलिए जानते हैं। तो क्वेश्चन सपोज कि किसी पिंड का विस्थापन S बराबर मान लीजिए 2t³ प्लस 3t² प्लस 5t प्लस 9 है। तो 2 सेकेंड पश्चात उसका वेग ज्ञात करो। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। अब यहाँ पे डिजिट अलग हो सकता है, बाकी लगभग इस तरह से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी पिंड का यदि बढ़ा ले, यदि किसी पिंड का विस्थापन इतना है तो आप ये बताइए कि 2 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप देखो कैसे इसको करेंगे, सोल्यूशन इसका देखेंगे। इसमें देखो जो दिया है विस्थापन वो नोट कर लें, S इज इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 5t प्लस 9। मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आपको जो अवकलन करना है थोड़ा बेसिक उसका पता हो जाए कि अवकलन करते कैसे। तो S इज इक्वल टू इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, चूंकि हम जानते हैं वेग निकालना है, तो वेग v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। अभी मैंने ये फार्मूला बताया अवकलन मेथड के हिसाब से। तो v इज इक्वल टू d अपॉन dt, मतलब समय के सापेक्ष अवकलन किसका? विस्थापन का। विस्थापन s की वैल्यू दी गई है वो यहाँ नोट कर लेंगे, 2t³ प्लस 3t² प्लस 5t और प्लस 9। क्लियर है? इतना कर लेंगे। अब अवकलन करना है, मतलब इसका अवकलन करना है। कैसे अवकलन करते हैं पहले ध्यान दें। देखिए हाई स्कूल के बाद जब बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको अवकलन समाकलन जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स होती है और बायो ले लेते हैं तो उनको मैथमेटिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप अवकलन को समझिए। ये फर्स्ट ईयर में अवकलन पढ़ाया जाता है, उसके बाद इंटर में भी है। अवकलन करने के लिए देखो, मतलब ये कितने 1 2 3 4 पद हैं, चारों का अलग अलग अवकलन करना है। पहले इसका करेंगे। तो हमेशा याद रखो जैसे t के सापेक्ष अवकलन करना है तो जो घात होती है t की वो घात आगे आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देगी और उसके बाद यहाँ पे जो जितना है उसमें एक घात कम हो जाती है। बस ये अवकलन का मेथड। देखो ये 2 3 आगे आया, 3 दूनी 6 और t का एक घात कम कर दो स्क्वायर। अब इसको हटा देंगे क्योंकि अवकलन कर रहे हैं ना, तो अब खत्म हो जाएगा dy/dt। बच्चे पूछते हैं बाद में कि सर ये कहाँ चला गया, इसका मतलब अवकलन करना है और अवकलन हम कर रहे हैं तो अब ये खत्म हो जाएगा। तो इसका अवकलन हुआ 3 दूनी 6 और 6 और t की घात 2 प्लस यहाँ पे देखिए ये 2, इसको मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, t पर से 2 से एक घात कम करेंगे, एक लिखा नहीं जाता, 60 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो यहाँ पे अकेला घात है वो आगे आया 5 1 जा 5
और टी में से एक और कम करेंगे, एक ऑलरेडी है और एक और कम करेंगे, 1 - 1 0, और किसी की घात 0, उसका मान है यानी यहाँ पे केवल 5 बचेगा। और यहाँ पे देखो केवल 9 है, अचर पद, अचर पद का अवकलन 0 होता है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। अगर केवल 9 है, 5 है, 3 है तो उसका अवकलन 0 होगा, मतलब कुल मिला के आपका इतना बचेगा। v = इतना, तो वेग इतना, इतना तो वेग नहीं हो सकता है, कैसे पता? तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सवाल में दिया है चूंकि t 2 सेकंड पश्चात, यानी t जो दिया है वो 2 सेकंड दिया है। अब t 2 सेकंड बराबर 2 सेकंड, चूंकि t बराबर 2 सेकंड, अब v की वैल्यू v = 6 मल्टीप्लाई t मतलब 2 और उसका स्क्वायर प्लस 6, फिर मल्टीप्लाई t मतलब 2 और प्लस 5, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 2 12 प्लस 5, तो v = कितना? 6 चौक 24 प्लस 12 और प्लस 5, यानी 12 24 कितना? 12 24 36 और 36 और 5 40 1 41, यानी v = 41 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन लगते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। बस बहुत कुछ होगा तो यहाँ पे डिजिट को चेंज कर देगा, टी की जगह x हो सकता है, y हो सकता है, u v हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो नंबर है इसकी जगह कुछ चेंज हो सकता है, बाकी लगभग क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। देख लें एक बार, क्वेश्चन को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखें। चलिए आगे देखिए। इरेज कर दें, चलिए। अब हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है त्वरण। त्वरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण, त्वरण बहुत ही मतलब एक अच्छा टॉपिक है, इससे हमेशा कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं त्वरण में, मतलब आसान है मगर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि त्वरण कैसे बताएं। तो त्वरण असल में होता क्या है, तो आप लोग जितने लोग बाइक चलाते होंगे वो जानते होंगे, एक होता है जिससे हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं, अक्सर बच्चे उसको एक्सीलीटर बोलते हैं, असल में वो एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का मतलब त्वरित करने वाला, त्वरित करने वाला, एक्सेलरेटर त्वरित करने वाला, मतलब त्वरित करने वाला का मतलब वेग को बढ़ाने वाला, त्वरित करना मतलब वेग को बढ़ाने वाला, उसको बोलते हैं त्वरण। अब देखो, सपोज आप बाइक चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाते हैं इस वक्त मान लीजिए अभी एग्जैक्ट आपकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर है। उसके बाद आपने अपनी स्पीड को, अपने एक्सेलरेटर को बढ़ाया, खींचा उसको, तो और स्पीड बढ़ी 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ऐसे आप बढ़ाते जा रहे हैं। यानी आप देखो समय के साथ साथ, भाई समय तो बदल ही रहा है, समय तो आप रोक नहीं सकते, समय तो कंटिन्यू, चाहे आप जितनी स्पीड से चलाएं समय भी बढ़ रहा है, यानी वेग आपका बढ़ रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ साथ हो रहा है, यानी समय के साथ साथ वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम त्वरण बोलते हैं। आपकी बाइक 20 से 40 हो गई, समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो गया, 40 से 60 हुई, फिर परिवर्तन हुआ, तो समय के साथ साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं त्वरण। यानी इसका जो फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, त्वरण का पहला अक्षर ए है एक्सेलरेशन का, तो ए = वेग परिवर्तन, पहले मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन और समय के सापेक्ष तो बटे में समय, वेग परिवर्तन समय के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन है उसी को त्वरण बोलते हैं। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, त्वरण को ए से लिखेंगे, वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन में देखो सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपका वेग जो है वो v था, ठीक है ना, या u मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग u है, फिर आप यहाँ पहुँच गए, अंतिम वेग v हो गया,
तो अब वेग में कितना परिवर्तन हुआ, v से u को माइनस कर दो, प्रारंभ अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को माइनस कर दो, जितना परिवर्तन हुआ पता चल जाएगा। तो वेग में परिवर्तन यानी v माइनस यू अपॉन समय यानी t, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे बोल सकते हो, ये क्या है, वेग परिवर्तन और बटे में समय होता है तो दर बोलते हैं। बटे में जब समय आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, दर, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को, ये है वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन और बटे में समय है तो दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा बनती है। क्लियर है बात। इसको भी देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अवकलन फॉर्म में, a इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन यानी dv अपॉन dt, यानी समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी समय के सापेक्ष यदि वेग का अवकलन कर दिया जाए तो वो त्वरण कहलाता है। वेग के सापेक्ष, सॉरी, समय के सापेक्ष यदि वेग का अवकलन कर दिया जाए, d बाई dt मतलब अवकलन, पिछले बार बता चुका अभी, यानी वेग का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष वेग का अगर हम अवकलन कर दें तो वो त्वरण प्राप्त हो जाता है। क्लियर है बात। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि वेग सदिश राशि, तो वेग सदिश राशि है तो इसका जो त्वरण है वो भी सदिश राशि होगा, ठीक है ना। और सदिश राशि किसको बोलते हैं, बता चुके हैं कि जब परिमाण के साथ साथ दिशा का भी पता होता है तो हम बोलते हैं कि वो सदिश राशि है। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए। चलिए आगे देखें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसको भी इसका भी देखें, उसके बाद आगे देखें। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड का जो वेग है वेग नहीं विस्थापन, यदि किसी पिंड का विस्थापन सपोज 5t³ प्लस स्क्वायर रखो, इतना लंबा रखो, 5t² प्लस 6t प्लस 3 है, तो 3 सेकेंड पश्चात उसका त्वरण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन इस तरह से त्वरण से रिलेटेड पूछ सकता है कि यदि किसी पिंड का जो विस्थापन है वो इतना है तो 3 सेकंड पश्चात उसका त्वरण कितना होगा। तो चलिए वैसे ही जैसे अभी आपने, चूंकि अब देखिए यहाँ विस्थापन दिया हुआ है तो विस्थापन से डायरेक्ट त्वरण नहीं निकल सकता, तो विस्थापन से क्या निकलेगा, जैसे इससे पहले सवाल में क्या विस्थापन दिया था तो वेग निकाला, तो पहले आप वेग निकालेंगे, फिर जितना आएगा उससे आप त्वरण निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू, पहले वेग निकाल लीजिए, विस्थापन दिया है ds अपॉन dt, v इज इक्वल टू d अपॉन dt, और s की वैल्यू पुट कर दीजिए 5t² प्लस 6t प्लस 3, अवकलन कर लें, ये जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है डिजिट के साथ, 5 2 जा ये 10t, स्क्वायर पर से एक कम होगा तो एक बचेगा और एक लिखा नहीं जाता है तो यहाँ 10t हो जाएगा, प्लस यहाँ t की पावर 1 है, आगे आएगा तो केवल 6, ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, यानी 10t प्लस 6 हो गया, ये वेग निकल आया। इसलिए अब आप त्वरण निकाल लीजिए, त्वरण जब निकालेंगे तो a इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप क्यूब कर लीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए, ये क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 t² और ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12t और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब a निकालेंगे जब a निकालेंगे तो अब a के बारे में आपको बता चुके, dv अपॉन dt होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब v की वैल्यू ये आई है, अब यहाँ पुट करेंगे a इज इक्वल टू d अपॉन dt, और a की वैल्यू पुट कर दीजिए 15t² प्लस 12t। अब इसका अवकलन कर दीजिए तो 15, ये देखिए 15 है, ये पावर आगे आएगी तो 30, और स्क्वायर t का स्क्वायर था, आगे आ गया, एक कम कर देंगे तो केवल t, प्लस यहाँ सिर्फ 12 बचेगा,
टी की पावर 1 है, आगे आएगा 12 वन जा 12 और टी की पावर 1, एक में से एक माइनस करेंगे 0, किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। किसी को डाउट, देखिए यहाँ पे सपोज टी की पावर 0 हो गई तो इसका मान 1, किसी की भी पावर 0 हो जाए उसका मान 1 होता है, पढ़े होंगे, बेसिक है ये, मैथमेटिक्स में अक्सर ये बताया जाता है। तो ए का मान इतना हो गया। अभी भी त्वरण इस टाइप से तो नहीं आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस टाइप से आना चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि समय दिया है 3 सेकेंड, चूंकि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद हमसे पूछ रहा है कि 3 सेकेंड पश्चात उसका त्वरण क्या होता है, तो t बराबर 3 सेकेंड, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 3 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 12 यानी 102 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है बात? ओके, देख लें, इस पर कहीं कोई डाउट हो तो बता देंगे कमेंट करके, और उसके बाद आगे देखें। अब देखिए इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? तो देखिए, जब आप बाइक चला रहे हो, सपोज आप बाइक चला रहे हैं और मस्ती में एकदम बिना कोई टेंशन के, तो आप अक्सर बाइक को एकदम धीरे 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 चलाते हैं। मान लीजिए आप कंटिन्यू 40 की स्पीड से चला रहे हैं, 40 एक स्पीड को एकदम कांस्टेंट बनाए हुए हैं, 40 की स्पीड से धीरे धीरे आप अपनी बाइक को चला रहे हैं, तो क्या होगा, अगर 40 की स्पीड से कंटिन्यू चला रहे हैं तो हर 10 मिनट में उतनी ही दूरी तय होगी। जैसे एक 10 मिनट में आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय की, तो दूसरे 10 मिनट में भी आप 1 ही किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तीसरे 10 मिनट में भी आप 1 ही किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो वेग है वो नियत बना हुआ है, आपका जो स्पीड है वो नियत बनी हुई है। अगर यदि आप बीच बीच में स्पीड को बढ़ाते रहते, तो अगर पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय हुई है तो दूसरे 10 किलोमीटर में आप 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे, अगर आप अपने वेग को बढ़ाते, स्पीड को बढ़ाते। लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूँ कि अगर यदि आप अपने वेग को परिवर्तित नहीं कर रहे, एक ही स्पीड को कांस्टेंट बना के चल रहे हैं, तो आप हर 10 मिनट में उतनी ही दूरी तय करेंगे जितना कि पिछले 10 मिनट में तय करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल ऐसे आप समझिए। देखिए सपोज ये आपका ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर की दूरी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो दूरी है वो 8 किलोमीटर की है। अब यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर और ये भी 2 किलोमीटर। और इन 2-2 किलोमीटर की जो दूरी है आप सबको 10-10 मिनट में तय कर रहे हैं एक स्पीड से, 10 मिनट, ये भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट और ये भी 10 मिनट। अब आप देखो कि हम समान समय अंतराल में 10-10 मिनट में, हर 10 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं। इस तरह से इस जो वेग होगा, इसको जो गति होगी, इसको एक समान गति कहा जाएगा। क्या समझे? एक बार फिर से सुने। यदि या जब हम समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करते हैं तो उस पिंड की गति को एक समान गति कहते हैं। क्लियर है? जब, एक बार फिर से सुने, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो उस पिंड की गति को एक समान गति कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब आगे देखें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। असमान गति इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है? अगर आप इसको समझ गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब इसमें क्या बोलेंगे, सपोज ये 8 ही किलोमीटर की वही दूरी, फिर उसी रास्ते पे आप गए, इस बार ये 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, यहाँ तक ये भी 2 किलोमीटर और ये भी 2 किलोमीटर।
हर 2 किलोमीटर, लेकिन अब आप अपनी स्पीड को बार बार चेंज कर रहे हैं। पहले 40 की स्पीड से जा रहे थे, अब आपने बढ़ा के 50 किया, फिर 60 किया, तो यहाँ से दूरी तय की है 2 किलोमीटर की दूरी, सपोज ये 10 मिनट में आप तय किए थे। अब आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो 8 मिनट में तय कर लिए, फिर स्पीड बढ़ा दिया 6 मिनट में कर लिया, फिर स्पीड बढ़ा दिया 5 मिनट में कर लिया। मतलब क्या कि जब समान समय अंतराल में, या आप ऐसे उल्टा, सॉरी आप ऐसे बोले, ये 10-10 मिनट की ही समय जो है वो सपोज 10-10 मिनट ही लग रहा है, 10-10 मिनट, लेकिन जो दूरी है पहले 2 किलोमीटर, अब आपने 10 मिनट में 3 किलोमीटर, फिर आपने 4 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर। तब आप क्या देख रहे हैं कि हर 10 मिनट में अब आपकी स्पीड बढ़ रही है। पहले 10 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर आपने स्पीड को बढ़ाई, फिर 10 मिनट में 3 किलोमीटर और स्पीड बढ़ाई, अब 10 मिनट में 4 किलोमीटर, और उसके बाद फिर अगले आखिरी 10 मिनट में 5 किलोमीटर। यानी आप क्या देख रहे हैं कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जा रही है। तो जब कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उस पिंड की गति को असमान गति मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और एक नंबर 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है कि समान गति किसको बोलते हैं और असमान गति किसे कहते हैं। तो एक बार इसको देखिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे देखिए। चलिए अब जो टॉपिक है वो टॉपिक है औसत चाल। एवरेज स्पीड। देखिए कहीं पे कोई बात अगर आपको नोट करनी हो, मिटा दिया गया हो, तो पास करके आप उसको नोट कर सकते हैं, नोट्स तो बना सकते हैं। आपका टू द पॉइंट जैसे सिलेबस पे है वैसे ही आपको पढ़ाया जा रहा है, एक के बाद एक हेडिंग। कहीं पे कुछ छूट जाएगा तो लास्ट में देख के उसको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप देखिए औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल किसको बोलते हैं, एवरेज स्पीड किसको कहा जाता है? तो देखो, मान लीजिए कोई पिंड है, उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की, टोटल दूरी 8 किलोमीटर की दूरी तय की, और उस 8 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जितना उसको समय लगा, कुल समय जितना लगा, उसका जो अनुपात होता है उसको हम औसत चाल कहते हैं, ठीक है ना। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय मतलब किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं औसत चाल। क्लियर है बात? किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय का जो अनुपात होता है उसको हम औसत चाल बोलते हैं, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी इसको कहा जाता है। इसके बाद एक पॉइंट टॉपिक और देखिए, वो है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंट, उस क्षण, एग्जैक्ट किसी टाइम। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, आपका मित्र पीछे बैठा हुआ है, फिर उसने अचानक आपसे पूछा कि यार कितने की स्पीड से बाइक चला रहे हो। उस वक्त जब आपने नज़र स्पीडोमीटर में डाली और उस वक्त आपकी स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आप तुरंत उससे कहेंगे कि 50 किलोमीटर पर आवर है। तो जिस समय आपने अपनी आंखों से स्पीडोमीटर का स्पीड देखा, उस स्पीड को उस वक्त, जिस वक्त आपने देखा उस वक्त की जो स्पीड है उसी को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। मतलब किसी निश्चित समय पे, किसी निश्चित समय पर किसी पिंड का जो वेग होता है उसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी निश्चित समय, मैंने आपने पूछा किसी से कि भाई 11 बजे आप क्या कितने स्पीड से बाइक चला रहे थे, तो भाई 11 बजे मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा। तो जो 11 बजे जो आपका वेग है, जो निश्चित टाइम पर जो आपका वेग है उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। यानी किसी निश्चित टाइम पर किसी पिंड का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है।
और औसत चाल क्या है? किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय का जो अनुपात होता है उसको हम औसत चाल कहते हैं। क्लियर है बात? ओके, चलिए इसको नोट कर लें, बाकी कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।